हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग। ये चैप्टर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आपके मैंने 5 चैप्टर बताए थे। नंबर 5 कौन सा है? अवकलन, और फिर अवकलन के अनुप्रयोग, फिर समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग, और एक अवकल समीकरण। ये 5 चैप्टर मिला करके आपके 44 नंबर बोर्ड में दिलाएंगे। 44 तो ये फिक्स है ही, लेकिन इनसे कभी कभी ज़्यादा भी पूछा जाता है। 44 से लेकर आप 60 नंबर तक मान के चलिए, इन 5 चैप्टरों से आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाना है। जिसमें हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया, और चैप्टर 9 भी कंप्लीट कर लिया। आज करेंगे हम चैप्टर 6 कंप्लीट। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप मान के चलिए आपके बोर्ड में 60 नंबर तक पक्के हैं। लेकिन ये पक्के कब होंगे? जब आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन करने आते होंगे, सभी फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस होगी, तभी आपके 60 नंबर पक्के हो सकते हैं, ठीक है। खाली वीडियो देखने से आपके 60 नंबर पक्के नहीं होंगे। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे उन क्वेश्चनों पर, बार बार उनकी प्रैक्टिस, उनके फॉर्मूले याद नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्लियर कट मैसेज है आप सभी को। इस चैप्टर से देखिए आपका 15 अंक का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे कैसे? एक तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, वेरी शॉर्ट, जिसको आप अति लघु टाइप बोलते हो, 2 नंबर का। एक आता है शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको आप लघु क्वेश्चन बोलते हो, 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको उच्चिष्ट निम्निष्ट वगैरह पूछ लेता है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है यहाँ पर 8 नंबर का, इसी चैप्टर से। केवल देख लीजिए, इसी चैप्टर से आपका 15 नंबर तो मान के चलिए। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ मैंने यहाँ पर सूत्र लिखे हैं, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले जो हैं यूज होंगे। ये फॉर्मूले आपने 10वीं या 9वीं क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। एक बार आप रिवाइज कर लेना। देखिए ये क्या होता है? गोला। गोला देख लीजिए, ये गोला क्या होता है? एक 3D आकृति का होता है। मतलब इसको आप जो है हाथ में लेकर के देख सकते हो, गोला किस टाइप का होता है, ठीक है। वृत्त क्या होता है? केवल एक आकृति होती है, वो 3D नहीं होती, वो 2D होती है। तो गोले में आयतन होता है। आयतन क्या होता है गोले का? 4/3 पाई आर की क्यूब। और याद होना चाहिए पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, या फिर 3.14 भी हम बोल सकते हैं। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर रखनी है बाद में। देखिए आर क्या होती है? आर इसकी त्रिज्या होती है। व्यास क्या होता है? इसका दुगना हो जाएगा त्रिज्या का। अगर मैं आर व्यास की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका व्यास, ठीक है। आयतन को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। जब इस एक्सरसाइज को करेंगे तो वी से का मतलब वॉल्यूम, तो आयतन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी से। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम एस से भी बोलते हैं, सरफेस एरिया को, ठीक है। याद रखना 4 पाई आर स्क्वायर। अब बेलन आते हैं। बेलन देखिए, सिलेंडर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। बेलन एस इस टाइप का होता है कि दोनों ओर तो गोला वृत्ताकार सिरा होता है इसका, खुला या बंद भी हो सकता है, और इसमें ऊंचाई होती है कुछ ना कुछ, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई बेलन हो गया या कोई पाइप हो गया, ये भी बेलन की तरह होता है, ठीक है। और आपका छल्ला हो गया, ये कैसा होगा? खोखला बेलन होगा, क्योंकि छल्ला क्या होता है? इस टाइप का होता है थोड़ा, ठीक है। इसमें भी क्या होती है? देखियो दोनों सिरे क्या होते हैं? वृत्ताकार, और कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी, तो इसमें भी कुछ ना कुछ आयतन होगा। तो बेलन का भी आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। जो इसकी हाइट होगी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद होना चाहिए आपको, 2 पाई आर एच होता है इसका, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या होता है? देखिए ये आधार है, तो आधार कैसा है? आपको वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ही होता है पाई आर स्क्वायर। सेम अगर ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल पूछ ले, ये भी पाई आर स्क्वायर होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ देख लेना पहले क्या होता है। वक्र पृष्ठ होता है अगर किसी सिलेंडर के हम से केवल बाहरी सिरे को पेंट करें। जैसे ये पेन है, ये पेन आपका क्या है? सिलेंडर की भांति है, यानी बेलन की भांति। अगर मैं इसका सिरा न लूँ, यानी ये सिरा जो है इसको काट दूँ, तो ये किसकी भांति करेगा? ये बेलन बन जाएगा। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? ये जो इसका सिरा देख रहे हैं आप, ये वाला, ये सब एरिया क्या है? इसका वक्र पृष्ठ है, जो हम हाथ में पकड़ के रखे हुए हैं। तो ये क्या है? वक्र पृष्ठ हो गया। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? ये जो सिरे बचे हुए हैं, एक ये वाला सिरा, और जो काटने के बाद एक सिरा ये वाला आएगा, ठीक है। ये वाले सिरे भी अगर मैं दोनों को पेंट कर दूं, तो वो सब क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ में कौन कौन ऐड हो जाएगा? एक तो वक्र पृष्ठ ऐड हो जाएगा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, यहाँ लिख दिया मैंने। और दोनों सिरे ऐड हो जाएंगे। एक सिरे का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, और दूसरे सिरे का भी कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो दोनों का एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को ऐड कर देगा, और यहाँ से 2 पाई आर क्या हो जाएगा? कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा? एच प्लस आर। आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है बेलन का? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है बच्चों। इस सूत्र आप याद कर लेना अच्छे से।
नोट करते चलिए, अगर याद नहीं करनी बाद में कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहे, या इसके मैं PDF जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके बाद में नोट बना लेना। नेक्स्ट आता है हमारा शंकु। शंकु को बोलते हैं हम कोन, ठीक है। ये शंकु क्या होता है, जैसे आपने जोकर की टोपी देखी होगी, है ना, जो आप बर्थडे पार्टी पर पहनते हो, जोकर की टोपी। ये क्या होता है, ये एक शंकुआकार होती है। इसका ऊपरी सिरा तो होता है नुकीला, और जो नीचे का सिरा होता है वृत्ताकार होता है, ठीक है। इसमें भी इसका वृत्ताकार सिरे की त्रिज्या r होगी, और यह इसकी हाइट ऊंचाई हो जाएगी बेलन उसके शंकु की ऊंचाई, और ये हो जाएगी शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ये दोनों ऊंचाई ही है, लेकिन ये कैसी है, सीधी, और यह है तिर्यक ऊंचाई। इसको बोलते हैं हम तिर्यक ऊंचाई, तिरछी बोलते हैं ना, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल और कौन कौन हो जाएंगे, आपने कैनवस टेंट देखा होगा लगा हुआ, है ना। टेंट भी ऐसी इसी टाइप का कोई कोई लगाता है, जैसे तंबू, ठीक है। अब आयतन देख लीजिए इसका, 1/3 πr² h। और तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला याद रखना, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर समकोण बना रहे हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण बन जाएगा, ये लंब और ये आधार। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी L = अंडर रूट h² प्लस r²। ये इसका सूत्र है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। इसका देखिए वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ अगर मैं इस पर तंबू, जैसे तंबू का कपड़ा होता है, वो कपड़ा केवल यहाँ इस एरिया पर होगा, ना कि नीचे, ठीक है। तो तंबू का कपड़े का जो फॉर्मूला पूछा जाएगा वो वक्र पृष्ठ से निकलेगा πrl। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है πrl। संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, जब मैं इसके टेंट के नीचे भी कपड़ा बिछा दूं और ऊपर भी कपड़ा लगा दूं तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो उसमें वक्र पृष्ठ भी आ जाएगा, और ये नीचे का सिरे का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। नीचे का सिरे का क्षेत्रफल कितना होता है, πr², और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, πrl। तो दोनों को योग कर देंगे, संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा πrl प्लस r, ठीक है। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, ये भी यूज होगा आगे। ये फॉर्मूले आपके उच्चिष्ट निम्निष्ट वाले चैप्टर में यूज होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने शुरू में ही लिख दिए हैं, बार बार फॉर्मूले में नहीं बताऊंगा, केवल एक बार बताऊंगा, फिर मैं डायरेक्ट सूत्र लिखा करूंगा। घन देखिए, घन क्या होता है, जिसके सभी भुजाएं समान हो। ये फलक जो होते हैं आपने देखा होगा, जो लूडो खेली होगी, उसमें गोटा होता है लूडो का, ठीक है, या उसको बोलते हैं पासा, पासा भी बोल सकते हो, ठीक है। वो पासा क्या होता है, घन होता है, उसके सभी फलक समान होते हैं। याद रखना इसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। देखिए एक ये वाला फलक, ये नीचे और ये ऊपर, कितने हो गए, 4, और ये आगे और ये इसके पीछे वाला कितना हो गया, 6 फलक होंगे। और शीर्ष कितने होते हैं इसमें, शीर्ष का मतलब ये कोने होते हैं 8, याद रखिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होते हैं। और भुजाएं कितनी होती हैं, भुजाएं, जैसे भुजाएं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भुजाएं होती है। याद रखना भुजाएं 12 होती हैं, फलक 6 होते हैं, और शीर्ष 8 होते हैं। आयतन क्या हो जाएगा इसका, भुजा की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। घन जैसे हम पढ़ते हैं, किसी भी संख्या का घन बताइए, 2 की क्यूब, उसको लगा देंगे ना पावर 3, तो वो घन ही होता है। जैसे भुजा, इसका आयतन क्या होगा, भुजा की घात 3 लगा देंगे। तो पृष्ठ क्षेत्रफल बताए कितने पृष्ठ होते हैं, इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। तो हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक पृष्ठ देखिए, कोई सा ही पृष्ठ ले लीजिए, हर एक पृष्ठ कैसा है, वर्गाकार होता है, क्योंकि उसकी हर एक भुजा समान है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा की घात 2। तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 × भुजा की घात 2, यानी 6a²। ये अच्छे से याद कर लेना। विकर्ण देख लीजिए, विकर्ण भी पूछ सकता है। वैसे तो इस चैप्टर में नहीं पूछा जाएगा विकर्ण, लेकिन आगे कंपटीशन में आप पढ़ोगे तब विकर्ण पूछा जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। विकर्ण क्या होता है, ये सबसे लंबी जो छड़ रखी जाएगी, अगर कमरे में सबसे लंबी, ये विकर्ण पूछा जाएगा कि कमरे में सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताइए, तब वो क्या पूछ रहा है आपसे, विकर्ण पूछ रहा होता है, ठीक है। विकर्ण, जैसे कोई आपने कमरा देखा होगा, तो एक कमरे में सबसे लंबी छड़ कैसे आ सकते हैं, एक कोना और सबसे नीचे का कोना मिला दीजिए, वो सबसे लंबी छड़ हो जाएगी। इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3 × a होता है, ठीक है बच्चों, इसे याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए फॉर्मूले, ये होता है आपका घनाभ। घनाभ जैसे आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी, वो घनाभ की तरह ही होती है, ठीक है। आपने ईंट देखा होगा, वो भी घनाभ ही होता है। तो घनाभ में क्या होता है, ये आमने सामने की भुजाएं तो होती है समान, ये 4 फलक तो होंगे समान यानी आयताकार, और ये साइड के होंगे ये अलग होंगे,
ठीक है, आमने सामने की भुजाएं समान होंगी। इसमें भी 6 फलक होंगे, 6 8 ही शीर्ष होंगे और 12 ही भुजाएं होंगी, सेम घन की तरह। लेकिन इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी और ये ऊंचाई हो जाएगी। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण वही कि सबसे लंबी, अगर आपका कमरा घन की तरह है तो उसमें सबसे लंबी छड़ कैसा आएगी, इसका अंडर रूट लगा देना और सभी का स्क्वायर कर देना हर एक भुजा का। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। पृष्ठ क्षेत्रफल भी पूछा जाएगा, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई गुना लंबाई। इस फॉर्मूले को भी अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट देखिए, वृत्त सर्किल होता है। वृत्त मैंने पहले ही बता दिया, वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं आर। व्यास होता है वृत्त का त्रिज्या का 2 गुना यानी 2r, इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होगी तो व्यास होगा। परिधि क्या होती है, 2πr, इसको p से रिप्रेजेंट करेंगे। क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया यानी πr स्क्वायर a से रिप्रेजेंट करेंगे। आयत देखिए रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल क्या होता है, इसमें लंबाई और आमने सामने की भुजा समान होंगी। ठीक है, ये 2D आकृति होती है, याद रखना। और ये भी 2D है वृत्त, लेकिन जो घनाभ है और घन ये है आयत, ये इसका एक फलक है, ना कि ये 3D। ये केवल हम आकृति महसूस कर सकते हैं, इसको अगर हम बाहर निकालेंगे ये नहीं निकल सकेगी। लेकिन घन को देख सकते हो हम, हाथ छू सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, माचिस की डिब्बी को छू सकते हैं ना, ईंट को छू सकते हैं। लेकिन आयत को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये केवल आकृति है, ठीक है, प्लेन पर दर्शाई जा सकती है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। किसी खेत का क्षेत्रफल, खेत भी कैसा होता है, कोई कोई वृत्ताकार आयताकार होता है, कोई वर्गाकार होता है, उसका क्षेत्रफल निकलवा लेगा आपसे तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। परिमाप क्या होता है, इन सभी भुजाओं का योग, याद रखना। परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग, यानी उसके चारों ओर अगर मुझे तार से बाउंड्री बनानी हो, किसी खेत के चारों ओर तार से बाउंड्री बनानी हो, तो उसका क्या निकलवाएगा आपसे, परिमाप निकलवाएगा। तो देखिए ये भी लंबाई हो जाएगी और ये भी चौड़ाई हो जाएगी। तो इसका अगर सभी भुजाओं का योग करूं तो जाएगा b + l + b + l। तो कितने b हैं इसमें, 2 b हैं। और कितने l हैं, तो 2 l हैं। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, l + b। तो डायरेक्ट याद रखोगे परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। विकर्ण क्या होता है, सेम ये वाला, एक इसमें 2 विकर्ण होते हैं, कोई से विकर्ण की लंबाई निकलवा लेगा आपसे तो √L² + b² पाइथागोरस प्रमेय से आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ये वर्ग है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाएगा आपसे। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की पावर 2। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो भुजा की पावर 2 हो जाएगा, a²। परिमाप यानी सभी भुजाओं का योग, कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, सभी का मान है a, तो टोटल कितना आ जाएगा, 4a। ठीक है, याद रखना, डायरेक्ट परिमाप कितना होता है, 4a होता है। और विकर्ण क्या होता है, सेम यहीं से पाइथागोरस प्रमेय से लगा लेना, √2 × a, याद रखेगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रायंगल पे। समकोण त्रिभुज होते हैं और समबाहु त्रिभुज होता है। यहाँ पर याद रखना, समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण कितने कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो सभी भुजाएं क्या होती है, इसमें समान होती है। पहली पॉइंट ये याद रखना। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, √3/4 × भुजा की पावर 2। अगर इसकी ऊंचाई पूछ ले आपसे, ये वाली ऊंचाई, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा √3/2 × a। ठीक है, समकोण त्रिभुज पर आते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है, याद रखना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो इसमें एक पॉइंट याद रखना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये देखिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन होगी, कर्ण होगी। और दूसरा पॉइंट है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। जैसे ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। ठीक है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, याद रखिएगा, कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये मैंने बनाया एक ट्राइंगल। ठीक है, ये है थीटा और ये है 90। आप इसमें बताइए कर्ण कौन है, आधार कौन है और लंब कौन है। तो अभी पहला पॉइंट क्या बताया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, यानी 90 के सामने वाली भुजा कौन है, ये तो कर्ण हो गई। तो अब बचे 2 भुजाएं, लंब और आधार होगी 2। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी। थीटा कहाँ पर है, ये, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब। तो बची कौन सी, तीसरी, यानी ये आधार हो जाएगी। ठीक है, जरूरी नहीं है आधार नीचे ही हो, आधार ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, जहाँ थीटा होगा उसके सामने वाली भुजा लंब होगी और अन्य जो बची वो आधार हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर से पहले मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके चैप्टर की ओर। जो कैश क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में वो किस टाइप से पूछ जाएंगे, इनको नोट कर लेना।
देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब r बराबर 6 सेंटीमीटर हो। तो आपको एक क्या दिया है, वृत्त दिया है, उसका क्षेत्रफल में चेंज की रेट बतानी है, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल अभी आपको बताया एरिया। ठीक है, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। इसमें परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या आर के सापेक्ष। ठीक है, तो आर स्मॉल मान लेना, इसमें स्मॉल दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई आर स्क्वायर त्रिज्या आर के सापेक्ष, इसमें परिवर्तन की दर। तो परिवर्तन की दर जब भी शब्द आ जाए आपको क्या याद रखना, उसका अवकलन करना है। परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर का मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्या है, वाई में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो याद रखना एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर क्या होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अब ये कह रहा है त्रिज्या आर के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, यानी इसका अवकलन कर देना है ए का आर के सापेक्ष। तो आर के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा, अवकलन मैंने सिखाया हुआ आपको। पाई क्या होता है, कॉन्स्टेंट, इसको एज इट इज रखिए। आर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर समझ लीजिए इसको, पहले पावर आ जाएगी फिर एक पावर कम हो जाएगी, फिर आर का अवकलन करोगे तो 1, क्योंकि आर के सापेक्ष ही कर रहे हैं। ठीक है, तो 2r आ गया, कितना आ गया, ये 2 पाई आर आ गया, डी ए अपॉन डी आर। एक पॉइंट और याद रखना, जब आपको स्पेसिफिक वैल्यू देखी x इजिकल टू इतने पर, तो याद रखना x बराबर a पर परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, फिर वहाँ पर x की वैल्यू क्या रख देंगे, a रख देंगे। जैसे यहाँ पर दी है r बराबर 6 सेंटीमीटर, तो अब r की वैल्यू कितनी रखनी है, 6 सेंटीमीटर, r बराबर 6, तो यहाँ पर रख देना है 2 पाई इंटू 6, तो 2 6 का 12 पाई। ठीक है, तो आंसर कौन हो जाएगा, 12 पाई। अब इसका एक मात्रक और लिखना, इससे आप बोर्ड की मात्रक और लिखना, इससे जो है अच्छा प्रभाव पड़ता है। देखिए 12 पाई तो आ गया, लेकिन है क्या ये एरिया में परिवर्तन है किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। तो एरिया क्या होगा, याद रखना एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और आर क्या है, ये सेंटीमीटर में नपेगी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, अगर आप मात्रक सहित लिख कर आएंगे तो एग्जामिनर खुश होकर आपको अच्छे नंबर भी दे सकता है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट याद रखना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट, सेम यही क्वेश्चन है जो मैंने कराया अभी, केवल यहाँ पर वैल्यू चेंज है। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि नंबर 1 r इजिकल टू 3 सेंटीमीटर हो और नंबर 2 r बराबर 4 सेंटीमीटर हो। इसी क्वेश्चन में इन्हें 2 सवाल पूछ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले a बराबर पाई स्क्वायर रखना, फिर उसका अवकलन करके ये ले आना, फिर r की वैल्यू जैसे हमने यहाँ 6 रखी थी ना, यहाँ पर रखनी है आपको 3 और एक बार रखनी है 4। तो एक बार आपका आंसर आना चाहिए 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, और दूसरी बार आंसर आना चाहिए 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप खुद कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। देखिए स्टूडेंट्स, न्यू क्वेश्चन, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसकी कोर का बोलते हैं भुजा, यानी जब इसकी भुजा की लंबाई कितनी हो, 12 सेंटीमीटर हो, ये बताना आप। ये आपसे 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और 8 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, मैंने बताया था ना इस चैप्टर से 8 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8 नंबर में पूछ लिया और कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में 3-4 स्टेप में आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और देखिए आराम से समझते हैं। सबसे पहले घन का आयतन बढ़ रहा है, यानी घन के आयतन में चेंज दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकंड। तो घन का आयतन आप जानते हो कितना होता है, घन का आयतन अभी पीछे बताया। इस आयतन जब भी शब्द आए वो v से रिप्रेजेंट करना, और भुजा की घात 3 यानी a की घात 3। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, v a की घात 3। तो याद रखिए यहाँ पर क्या दिया है, घन के आयतन में चेंज दिया है सेकंड। सेकंड का मतलब होता है समय, यानी समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, यानी t के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दिया है dv अपॉन dt की वैल्यू आपको 8 सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकंड। ठीक है, अगर आपको सेकंड के बजाय सेंटीमीटर देता तो आप समझ लेना भुजा के सापेक्ष हो रहा है, यानी फिर dv अपॉन da लिखते। यहाँ है सेकंड तो लिखेंगे dv अपॉन dt। ठीक है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया है, लेकिन ये तो वैल्यू दी है। अब यहाँ अगर मैं यहाँ से पूछूँ आपसे dv अपॉन dt कितना आएगा, तो आप कहोगे सर इसका अवकलन कर दो t के सापेक्ष। तो निकाले यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से, तो dv अपॉन dt बराबर इसका अवकलन करना है किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये भुजा है, क्या आ जाएगी 3a स्क्वायर। ठीक है, 3a स्क्वायर इंटू फिर इसका अवकलन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, dA अपॉन dt। ठीक है,
क्योंकि ए जो है यहाँ पर वेरिएबल है, इसके अलावा अगर टी होता है ये तो यहाँ पर 1 यहाँ तक छोड़ देते हैं केवल 3t², लेकिन ये टी नहीं है तो अब आगे भी करेंगे d/dt। अब देखिए इसकी वैल्यू रख दीजिए 8 3a² dA/dt। तो यहाँ से dA/dt की वैल्यू निकाल लीजिए, बराबर 8/3 और a²। ठीक है, ये d/dt क्या, इसका मतलब क्या है, ये a का मतलब होता है भुजा। भुजा में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, यानी जब कोई घन है, भाई सपोज करिए ये कोई घन है, ठीक है, ये घन है, ये समय के सापेक्ष बढ़ रहा है, यानी इसको अगर हम हीट कर रहे हैं तो ये घन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसके साथ साथ आयतन भी बढ़ेगा इसका और भुजा भी बढ़ेगी, यानी इसकी लेंथ भी बढ़ती जाएगी ये। ठीक है, तो ये हो रही लेंथ में परिवर्तन की दर, यानी इतने सेंटीमीटर से बढ़ रहा है। ठीक है, और आयतन बढ़ रहा है 8 सेंटीमीटर से। लेकिन यहाँ पर पूछा है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी सरफेस एरिया जो है किस दर से बढ़ रहा है वो बताना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पीछे बताया था, पृष्ठ क्षेत्रफल। इसलिए मैंने बोला था शुरू में कि इन फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बार बार यहाँ यही फॉर्मूले यूज होंगे। तो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका 6a²। ठीक है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल को हम सरफेस एरिया से यानी एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एस बराबर है डी 6a²। तो इसकी चेंज बतानी है क्या होगा, तो इसका अवकलन कर दो, इसमें चेंज निकालना है तो जाएगा ds/dt। तो ds/dt निकालना है, 6 कॉन्स्टेंट वैल्यू रखिए, a² का अवकलन करोगे 2a, और फिर से a का अवकलन करोगे तो dA/dt। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सोल्व कीजिए, 6 दूनी 12 a, और dA/dt की वैल्यू रख दीजिए 8/3 a², 8/3 a²। जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 1 a से 1 a कैंसिल, तो 4 अट्ठे 32 बटे में a आ गया ds/dt। लेकिन उसने पूछा है उसमें परिवर्तन तब बताना है जब इसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। जब आपको स्पेसिफिक वैल्यू दे तो लास्ट में उसकी भुजा की लंबाई रख देंगे, यानी a की वैल्यू है ये क्या है, a की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। तो ds/dt निकालना है, लेकिन किस पर, आप कहोगे सर a बराबर 12 सेंटीमीटर पर। ठीक है, ये करना है और कुछ नहीं, 32/12 कर देना, जो काटेगा 4 या 12 और 4 अट्ठे 32, तो कितना आ गया 8/3। अब इसका मात्रक क्या होगा, देखिए यह है सरफेस एरिया, एरिया का मात्रक क्या होगा, स्क्वायर किस में दिया है सब, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है टी का मतलब सेकंड, तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, अगर मात्रक लिखोगे तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ये 8 नंबर में पूछा गया था, बताओ कुछ है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, ये 2020 में पूछा, और जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा सेम इसी टाइप का 2022 में पूछ लिया, तो याद रखना ये क्वेश्चन 2023 के लिए रेडी रख लेना, क्या पता आपसे पूछ लिया जाए। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। ठीक है, 2022 में पूछा गया है, एक घन का आयतन 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ज्ञात कीजिए कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो। ठीक सेम वही है, यहाँ पर 8 था, यहाँ अब की बार 9 है, और यहाँ पर पीछे घन की लंबाई कितनी थी, 12 थी, और यहाँ पर 10 है। आंसर यहाँ पर देखिए 3.6 वर्ग सेंटीमीटर पर सेकंड आपको लाना है। ठीक है, तो इसको खुद करना है, 2019 में पूछा गया, 22 में फिर NCERT में, तो इस 2023 के लिए समझ ले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और 8 नंबर में पूछा गया, खास बात ये है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। एक घन की कोर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ती है, घन का आयतन किस दर से बढ़ता है जबकि कोर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। देखिए अब की बार किस में चेंज दिया है, घन की कोर में, कोर का मतलब भुजा। आप यहाँ से भी पता लगा सकते हो, देखिए सेंटीमीटर किसका मात्रक हो सकता है, लंबाई का, तो लंबाई में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। तो लिखना सबसे पहले, ये कोर है, मान लो भुजा को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ए से। ठीक है, घन की भुजा, तो घन की भुजा में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो dA/dt की वैल्यू दी है ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से, यहाँ लिख लो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये पूछ रहा है घन के आयतन में किस दर से चेंज होगा, तो आयतन क्या होता है घन का, अभी पीछे बताया, घन का आयतन होता है V=a⁴, यानी भुजा की घात 3। तो इसमें चेंज लिखिए dV/ किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो 3a², फिर a का अवकलन होगा तो dA/dt। तो रख दीजिए dA/dt की वैल्यू कितनी है, 10 यहाँ से। ठीक है, 3 × 2 = 30। अब यहाँ पर एक और शर्त उसने लगा दी कि उस टाइम बतानी है जब कोर की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाए, तो यहाँ पर लगा दो a बराबर 5। तो यहाँ पर रखिए dV/dt at a = 5, तो 30 × 5 पंजे 25, और 25 × 3 = 75, यानी 750। और मात्रा क्या होगा, वॉल्यूम का आयतन
मतलब सेंटीमीटर की क्यूब और प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कर लेना, इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। देखिए स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक शांत झील में एक पत्थर फेंका जाता है। यदि उत्पन्न वृत्ताकार तरंगे 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ती हैं तो इनके क्षेत्रफल के बढ़ने की दर ज्ञात कीजिए, जबकि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो ये भी अवकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन है। देखिए एक शांत झील, आपने बचपन में बहुत फेंके होंगे डिले, एक तालाब में, झील में, सपोज करिए इसमें एक तालाब है। ठीक है, तालाब में जब हम कोई पत्थर फेंकते हैं, सपोज करो हमने यहाँ पर एक पत्थर फेंका, तो उसमें वृत्ताकार तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, इस टाइप से आगे बढ़ती हैं और बढ़ती 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 कहाँ पर आ जाती है, किनारे पर आकर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इस टाइप से इस सवाल बना है। तो एक शांत झील में पत्थर फेंक दिया, यदि उत्पन्न वृत्ताकार तरंगे, ये तरंगे किस टाइप से उत्पन्न हुई, वृत्ताकार के रूप में, और 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ती हैं। यानी हर एक सेकंड में कितनी बढ़ रही है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, तो कितना टाइम लगा होगा इसको, 4 सेकंड, और 4 सेंटीमीटर बढ़ी यानी 16 सेंटीमीटर बढ़ गई। तो इनके क्षेत्रफल के बढ़ने की दर याद करनी है। यानी ये जो एरिया है ये कितना बड़ा है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है वृत्त का, तो वृत्त का एरिया ही पूछ रहा है आपसे, सिंपल सी बात है। और किस में चेंज दिया है, त्रिज्या में चेंज दिया है, तो ध्यान से समझो। तो लिखोगे माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या ए है या आर है। ठीक है, और क्षेत्रफल ए मान लिया हमने। ठीक है, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या आर है, तो आर में चेंज दिया है कितना, डी आर अपॉन, देखिए समय के सापेक्ष दिया है तो डी टी लिखेंगे, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब वो आपसे पूछ रहा है उसके एरिया में चेंज क्या होगा, तो वृत्ताकार तरंग का भी एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि वृत्त है तो वृत्त का एरिया ही होगा। तो यहाँ पर डी ए अपॉन डी टी निकालना है और कुछ नहीं, सिंपल है। तो इसका अवकलन करिए, पाई तो पाई आ जाएगा कांस्टेंट, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, और फिर आर का भी अवकलन होगा डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पाई आर आ गया है तो, और डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, डी ए अपॉन डी टी, और इसकी वैल्यू देखिए, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर रख दीजिए 4, 2 पाई आर इंटू 4, कितना आ गया, 4 दूनी 8 पाई आर डी ए अपॉन डी टी। लेकिन इसने एक शर्त और बता दी कि उस टाइम बताओ इस क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो गई हो। यानी आर की वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू दे दी उसने, तो डी ए अपॉन डी टी कितनी हो जाएगी, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर, तो 8 पाई इंटू 10, तो 10 अट्ठे 80 पाई। पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, मात्रक बताइए, एरिया का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, और आसान क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर से, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आएंगे आपसे, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, एक और मज़ेदार क्वेश्चन, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या चर है। चर का मतलब होता है यानी जो चेंज हो सकती है, जैसे एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, चर है। अगर अचर पूछता, सपोज करिए 5 दे दी, यानी फिक्स वैल्यू होगी, त्रिज्या अचर है, बदलेगी नहीं, त्रिज्या कॉन्स्टेंट हो गई। लेकिन एक्स वाई जेड ये क्या होते हैं, चर होते हैं, तो त्रिज्या हो जाएगी, और कुछ भी हो सकती है। गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है, ना कि समय के सापेक्ष, ध्यान रखना त्रिज्या के सापेक्ष। तो इसकी त्रिज्या जब 7 सेंटीमीटर हो तब बतानी है। तो सबसे पहले गुब्बारा मान लो गोलाकार है, सबसे पहले हमें बात में क्या मिल गई, गुब्बारा कैसा है, गोलाकार है। तो मान लो एक गुब्बारा है, ठीक है, जो कि सदैव गोलाकार रहता है, ये हमने धागे बांध दिया। ठीक है, एक गुब्बारा है सदैव गोलाकार है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताइए। मान लो इसकी त्रिज्या r है, तो इसका वॉल्यूम, जब इसको हम फुलाएंगे तो इसकी त्रिज्या भी बढ़ेगी, साथ में इसका आयतन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आयतन में बढ़ने की दर बताओ। तो माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। ठीक है, v है, तो गोले की त्रिज्या में परिवर्तन की दर पता हो, गोले आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन निकालो पहले, गोले का आयतन पीछे लिखवाया था, गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर की क्यूब, यही तो लिखवाया था। चलिए अब देखिए v किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष चेंज बताना है, तो डी वी अपॉन डी आर, इसकी त्रिज्या के सापेक्ष वॉल्यूम में परिवर्तन की दर, तो डी वी अपॉन डी आर 4/3 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज रख दो,
और 3r² हो जाएगा ये, ठीक है। अब r के सापेक्ष कर रहे हैं तो r का आगे नहीं करेंगे, 1 हो जाएगा r का, ठीक है। कितना हो जाएगा 4πr² dv/dr। लेकिन ये पूछ रहा है जब इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो अब त्रिज्या की वैल्यू रख दो। देखो कितना सिंपल, r बराबर जब 7 सेंटीमीटर 4π × 7 × 49, तो गुना करिए 4 नम 36, हाथ से लगो 3 4 चौके 16 3 19 पाई। अब इसका मात्रक बताइए, वॉल्यूम का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर की क्यूब और आर का मात्रक यानी सेंटीमीटर। ये इसका आंसर बड़े प्यार से आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तन व्यास 3/2 2x+1 है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया है, व्यास दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे व्यास या गोले का व्यास, ठीक है। ये डायरेक्ट लिखिए व्यास बराबर कितना 3/2 2x+1, ठीक। अब इसने कहा है कि व्यास जो है परिवर्तनशील है, तो यहाँ से निकाल लीजिए पहले त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी, ठीक है। व्यास होता है दुगना त्रिज्या का, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, तो व्यास बटा 2। तो लिखिए 3/2 का आधा भी हो जाएगा 3/4 और 2x+1, ठीक। ये आ गई आपकी त्रिज्या यानी r। तो पहले आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, तो ठीक है। आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई r की क्यूब, ठीक है। ये होता है, तो r की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, v बराबर 4/3 पाई, r की वैल्यू कितनी है 3/4 और 2x+1 की पावर या इसकी होल क्यूब, ठीक है। तो कितना आ गया 3 की पावर 3 का मतलब 27, लिख लीजिए इसको पहले सही से। 3 की क्यूब 27 और 4 की क्यूब 64 और यहाँ जाएगा 2x+1 की पावर 3, ठीक। अब देखिए ध्यान से, 4 से कितनी बार गएगा 16 बार और 3 से चले गए 9 बार, तो 9π/64 16 × 2x+1 ये आयतन है गोले का। अब इसका हमें क्या निकालना, आयतन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो dv/dx बराबर 9π/16 तो कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखिए होल पावर है, पहले पावर आ जाएगी और अंदर कितनी पावर बचेगी, यहाँ पर 2 बचेगी ऊपर। फिर इसका अवकलन होगा, तो 2x का अवकलन होता है 2 और 1 का 0, ठीक है। 2 से कटा ये 8 बार और 3 नम 27π/8 और 2x+1 की पावर 2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज, इसमें मैंने 6 से 8 क्वेश्चन कराया है, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। इस वाले टाइप के यही क्वेश्चन आते हैं, यानी जो राशियों में परिवर्तन की दर वाला टॉपिक है, उस टॉपिक से केवल इन्हीं टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा। इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, इन्हीं में से आपको मिलेगा। कल मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आऊँगा इसकी, जो इससे नया टॉपिक होगा, ठीक है। इसमें 5 टॉपिक हैं आपके, एक एक टॉपिक हम एक एक वीडियो में कवर कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो या पहली बार देख रहे हो वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि वो भी बोर्ड में अच्छे से पास हो सकें, ठीक है। चलिए।